नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे घर पर। हर रोज की तरह आज एक बार फिर से मैं आपके लिए मैथ का मॉक टेस्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए जो सवाल उपयोगी हैं उनको कवर करते हैं। समावेश करता हूं मैं सवालों का, बहुत सारे सवालों का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्या बोलता है? पहला सवाल है, फटाफट खत्म करेंगे। पहला सवाल है -4.6 गुणा -4.6 लिखा है ना, फिर लिखा है भाग। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे करेंगे ना। तो क्या करना है, प्लस माइनस है तो माइनस होगा, और 4.6 में से कितना 0.6 क्या करना है, माइनस घटाना है। तो कितना बचेगा, 4 4 ही बचेगा। चलो, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, पहले भाग होगा होगा कि नहीं, तो गुणा -4.6। अब भाग देना थोड़ा सा जटिल है, इसलिए हम बटे में 4 लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब क्या करो, ये माइनस का 4 आएगा भैया। ठीक है, एक चीज याद रखना। ठीक है, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा बड़ी थी। ठीक, तो एक माइनस से तो एक माइनस कट गया आपका। ठीक, अब देखो ऊपर क्या है, दो नंबर है, कौन कौन, 4.6 है और 4.6। तो हम क्या करेंगे, 46 का स्क्वायर निकालेंगे, कितना होता है 2116। अब दो अंक बाद दशमलव लगेगा तो यहां लग जाएगा, और बटी में कितना है 4, और एक जो ये माइनस है ना इसका, ये यहां लग जाएगा। अब 4 से भाग दो, -12 आएगा। 4 पंचे 20। ठीक है, दशमलव लगाया, अंक उतारा 1 का, 4 दूनी 8 और 4 नम 36, इतनी बार जाएगा। अब भाग दे के देख लेना, उत्तर इतना ही आएगा। पहले ऑप्शन में आपका ये उत्तर मिल जाएगा, इसलिए सही होता है। बात समझ में आ गई? बोर्ड मास से था, बिल्कुल सरल है, आसानी से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल दिया, लगातार विषम संख्या है और गुणनफल दे रखा है आपको कितना, 399। ठीक है, क्या पूछा, छोटी विषम संख्या। आप क्या करो, इनकी गुणनखंड करो। तो 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा। जब 3 से भाग देंगे तो जाएगा 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 और 3 त्रिका 9, हो गया ना। तो इतनी बार गया। अब ये तो हो गया, अभाज्य संख्या निकल गई। अब इसके गुणनखंड होंगे होंगे ना। 4 से देंगे, 4 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से नहीं जाएगा, 7 से चला जाएगा। कितनी बार, 19 बार, क्योंकि 19 सत्य क्या होता है, 133। तो आपकी गुणनखंड निकल के क्या आए, 3 गुणा 7 गुणा 19, एक गुणनखंड निकल के आए। यहां से हम दो संख्याएं बनाएंगे। एक, अगर हम एक 19 मान लें, तो अगली जो संख्या होगी होगी वो क्या हो जाएगी, 21। और 19 और 21 ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है, 399। उनने पूछा था क्रमागत होनी चाहिए, तो क्रमागत विषम संख्या है ना, 19 के बाद जो विषम संख्या आएगी वो 21 ही होगी। तो हाँ, ये दो संख्याएं हैं वो हमें प्राप्त हो गई, एक 21 और एक 19। इनका गुणनफल भी 399, क्योंकि हमने क्या किया, गुणनखंड से संख्याएं बनाई, तो गुणनखंड का जो गुणनफल होगा वो 399 के बराबर होगा। शर्त अपनी पूरी होती है, इसलिए एक संख्या 19, एक संख्या 21 प्राप्त हो गई। पूछता है कि छोटी विषम संख्या कौन सी होगी, 19 और 21 में से 19, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अगला प्रश्न करते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। बोलता है 25 कुर्सियों का लागत मूल। ठीक है, 25 सीपी, सीपी मतलब क्रय मूल्य या लागत मूल्य, बराबर है 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। ठीक, अब यहां से अनुपात बना लो, तो सीपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 20 बटे 25। बन गया अनुपात। तो 5 चौके 20 और 5 25, ए बना। देखो बन गया ना। अब ए देखना है, ए सीपी है क्रय मूल्य है, और ए एसपी है मतलब विक्रय मूल्य है। 4 से 5 मतलब 4 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 5 रुपए की बेच दी, कहने का मतलब ए। तो एक बात बताओ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए का, हो गया ना। तो भाई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो क्या निकालोगे आप, भैया 1 रुपए का लाभ हो रहा कितने पे, 4 पे, क्योंकि क्रय मूल्य कितना है 4 दे रखा है 4। प्रतिशत निकालना है, इसलिए 100 का गुणा 4 से काटेंगे, कितनी मार गया, 25% आपका उत्तर हो जाएगा। कौन से सी ऑप्शन में सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे सवालों में अनुपात बना लो, सरल हो जाता है, ज्यादा मजा आ जाता है। चलिए, इस सवाल है, एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% अधिक चिन्हित करता है। ठीक है, देखो क्या है, जो क्रय मूल्य है। चलिए अगला सवाल ये रहा। बोलता है कि एक व्यापारी लागत मूल्य से 20% अधिक चिन्हित करता है। यदि वह 5% छूट भी देता है तो उसका अंतिम लाभ परसेंट क्या है।
ठीक है, ऐसे सवालों को देखो, मान लो कि क्रय मूल्य को सीपी मान लें, हमेशा से मानते आए हैं। मान लो 100 था, ठीक, और जो आपका मार्क प्राइस है ना, एमआरपी बोलते हैं जिसको, एमआरपी, क्या एमआरपी कितने अधिक अंकित कर रहा है? 20%, तो 120 अंकित कर रहा है, 120 उसने लिख दिया। बात समझ में आ गई? अब बोलता है कि यदि वह 5% छूट भी देता है, तो एक चीज आप हम मुझे बताओ कि जो छूट होगी वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, तो अब जो एमआरपी होगी वो कितनी होगी? कितनी होगी? अब हमने एमआरपी 100 रुपए मान ली, ठीक है, 5% अगर छूट देगा तो क्या निकलेगा फिर तुम्हारा? विक्रय मूल्य निकलेगा कितना? 95, क्योंकि 5% अगर हम छूट देंगे, 100 पे 5% छूट देंगे, तो जो 95 निकलेगा वो क्या निकलता है? विक्रय मूल्य। कि 100 रुपए था किसी वस्तु का अंकित मूल्य, 5% की छूट दे दी तो 95 रुपए में बेची गई, ठीक। अब एक चीज बताइए आप हमें, एक चीज सोचिए जरा, कि जो एमआरपी है वो सभी अर्थों में समान होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं? लेकिन क्या है, यहाँ अलग अलग है। यहाँ एमआरपी कितनी है? 120 रुपए, और यहाँ एमआरपी कितनी है? 100 रुपए। तो 120 और 100 को हम बराबर बनाएंगे, पता कैसे? हम 100 से 120 बना सकते, कितने का गुणा करना पड़ेगा? कितने का गुणा करना पड़ेगा? 1.2 का, 1.2 का अगर हम गुणा कर दें तो 120 एमआरपी के बराबर हो जाएगा। तो अगर 1.2 का गुणा हमने इधर किया तो हमें विक्रय मूल्य में भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो उनका अनुपात है वो बदल ना जाए, ठीक है। तो अब हम 120 रुपए में देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य कितना होगा, कहने का तात्पर्य ए, हम इसका गुणा करेंगे तो निकल के आएगा, देखो 12 पंचे 60, ठीक है, और 12 नम्मा 108 हो 6 114, एक अंक बाद दशमलव लगा था इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। मतलब क्या है कि 114 क्या है? विक्रय मूल्य, ठीक। पहले विक्रय मूल्य कितना था? पहले विक्रय मूल्य बताइए, पहले था क्रय मूल्य 100 रुपए, ठीक। अब विक्रय मूल्य हो गया 114 रुपए, क्रय मूल्य 100 रुपए, विक्रय मूल्य 114 रुपए। क्या पूछा? अंतिम लाभ परसेंट। मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 100 है और विक्रय मूल्य 114 है तो कितने का लाभ हुआ बताइए? 100 से 114 पे कितने का हुआ? कितने का? 14% का। बस जो ऑप्शन इसमें 14% दिख रहा हो वो उत्तर हो गया, ये था, बस कुछ था ही नहीं। अगला सवाल बोलता है कि कॉस ए प्लस साइन ए बराबर एम दे रखा है। अगली चीज में दे रखा है कि सेक ए और प्लस कॉसेक ए बराबर कितना? एन। यहां से बदल लो, सेक ए बराबर होता है 1 बटे कॉस ए, प्लस कॉस ए के बराबर होता है 1 बटे साइन ए, बराबर कितना? एन के। ए अलग है, इससे लेना देना नहीं है, ठीक। अब क्या करना है, यहाँ कॉस ए और साइन ए का क्या ले लेंगे हम? एलसीएम। तो कॉस ए इंटू साइन ए आएगा, ठीक है। इधर बचेगा कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए बचा तो साइन ए कम साइन ए, प्लस इधर साइन ए से साइन ए कट गया तो क्या बचा? कॉस ए, तो कॉस ए कम कॉस ए, बराबर कितना दे रखा है? एन। इतना कर लिया हमने हल इसको। अब बोलता है कि m अपॉन n का मान निकालो। सॉरी, गलती से हो गया, फटाफट लिख लेंगे। 1 बटे कॉस ए प्लस 1 बटे साइन ए, इधर क्या किया? एलसीएम लिया, कितना हुआ? कॉस ए इंटू साइन ए। फटाफट करेंगे फटाफट। तो इधर क्या आ रहा था? साइन ए और प्लस कॉस ए। चलो, ए बराबर किसके है? बराबर है एन के। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए क्या? m अपॉन एन, m बटे n चाहिए। तो m का मान कितना है? ए रखा, तो क्या रखेंगे? कॉस ए प्लस साइन ए और बटे n का मान कितना है? ए पूरा। तो रखेंगे कितना? साइन ए प्लस कॉस ए और बटे में कितने? कॉस ए इंटू साइन ए। देखो, ए से तो ए कट गए क्योंकि समान है, ठीक है। कॉस ए प्लस साइन ए ऊपर है और कॉस ए प्लस साइन ए नीचे है, ठीक है। क्रम जरूर अलग अलग है लेकिन एक ही चीज है। एक चीज बताओ, अगर 2 धन 3 और बटे में 3 धन 2 लिखे हैं तो बराबर ही तो लिखे हैं, कट जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो वही किया। अब देखो क्या होता है, इसका गुणा हो जाएगा ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा? कॉस ए इंटू साइन ए, यही आपका उत्तर होगा। m बटे n का मान कौन सी ऑप्शन में है? ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अगला प्रश्न बोलता है कि ए बी सी किसी काम को 18 दिन में पूरा करते हैं। मतलब ए बी और सी मिलकर करते हैं 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। और ए अकेला काम करता है तो 36 दिन लगते हैं, तो ए अकेले को कितने लगे? 36 दिन।
बी अकेला काम करता है तो 60 दिन लगते हैं, बी को कितने लगे 60 दिन। ठीक, क्या करेंगे कुल काम निकाल लेंगे, कितना आएगा 18, 36 और 60 का अगर आप लेंगे एलसीएम तो आएगा लगभग 360, नहीं 180 से भी तो कट जाएगा, 180 हो जाएगा ना, 18 धाम की 36 पंची और 60 ती, हाँ ये सही रहेगा। ठीक है, अब देखो क्या निकालेंगे, एक कुल खेत है आपके, ठीक, एक दिन का काम निकाल लो, एक दिन का काम निकालो। तो 18 धाम की 180, 36 पंच 180 और 60 ती 180, इतने इतने खेत एक एक दिन में काटते हैं। ए बी और सी मिलकर काटते हैं 10 खेत, ए अकेला 5 खेत, बी अकेला सी खेत। चाहिए किसका, सी अकेले काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो अगर सी का चाहिए तो हमें क्या चाहिए, सी की क्षमता दे रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 10, बी ए की दे रखी और बी की तो मान रख देंगे, यहां 5 यहां 3, सी का चाहिए तो सी का ज्यों का त्यों निकालेंगे तो सी बराबर आएगा 10 में से कितने घटाएंगे, इनका योग कितना होता है 8, तो सी की क्षमता आ गई 2, आ गई ना, मतलब सी एक दिन में 2 खेत काटता है। अब क्या चाहिए, कुल दिन चाहिए, मतलब समय पूछ लिया, समय बराबर होता है कुल काम बटे एक दिन का काम, किसका, जिसका समय पूछा तो काम है 180 और एक दिन का काम है सी का 2, तो दिन कितने निकलेंगे 90 दिन, यही तो पूछ लिया। बस कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यही पूछ रहा था। ठीक है, आसानी से हो गया। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, बोलता है कि 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन 1 मिनट में 1000 मीटर लंबी एक सुरंग पार करती है। एक चीज याद रखिए कि अगर एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है, ये पहिए हो गए ट्रेन के, और इसकी लंबाई है पूरी कितनी 500 मीटर, ठीक है, एक कोई सुरंग है इस टाइप की, ठीक है, और इसकी लंबाई है कितनी 1000 मीटर। अब जब क्या है कि ट्रेन इसको पार करेगी तो जो दूरी निकल के आएगी ना, दूरी दूरी बराबर हो जाएगी ट्रेन की लंबाई कितनी है 500 मीटर प्लस सुरंग की लंबाई कितनी 1000, दोनों मीटर में है तो जुड़ के कितना बनाएंगे 1500 मीटर। समय आपको दे रखा है कितना 1 मिनट, चाल नहीं निकाल सकते, चाल बराबर निकलेगा दूरी कितनी है 1500 बटे समय कितना है 1 मिनट। अब चूंकि दूरी मीटर में है तो समय किस में रखेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60, काट दो 6 से कट जाएंगे 25 बार, तो यह आया 25 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन पूछा है कि ट्रेन की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से करते हैं गुणा, काट दीजिए कितना आएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सी ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 90 आ गया था ना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ गया था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा, बोलता है कि एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर हो। ठीक है, परिधि बराबर दे रखा है कितना 22। ठीक, तो परिधि का सूत्र कितना होता है वृत्त की परिधि का, 2 गुणा पाई गुणा आर होता है, कितना है 22, यहां पाई का मान रखेंगे तो 22/7 गुणा आर, और बराबर में कितना है 22, तो 22 से तो 22 कट गए। ठीक है, आर बराबर आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। अब बोलता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और बटे में 2, कुछ नहीं करना है, यहाँ पाई का मान रख दो 22/7, ठीक है, गुणा आर का मान कितना है 7/2, अब स्क्वायर है तो इसलिए 2 बार गुणा कर देंगे। ठीक है, और 1/2 और है ना, बटे में 2 है ना, तो उसका और करेंगे 1/2 अलग से कर लिया। अब देखो क्या कर सकते, इस 7 से तो 7 कट गए ना, और कुछ कट रहा, देखो 2 से 11 बार कट गए, और कुछ कट रहा, हाँ कट रहा, 11 7 77 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 भाग, तो जब भाग देंगे तो 4 एकम 4, ठीक है, और 4 नम 36, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, इतना बचा सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सी ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, वर्ग सेंटीमीटर में निकला है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके लिए आपको सूत्र आने चाहिए, सूत्र आते हैं तो
आप आसानी से लगा पाओगे, क्योंकि मेंसुरेशन से प्रश्न है और उसमें बिना सूत्र से सवाल नहीं लगाए जाते, सूत्र बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको आना। तो ए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, ए वाला, और ए वृत्त की परिधि का सूत्र हो गया, ठीक, क्योंकि इसके नीचे लिखा था। यहाँ की कहानी हो गई है खत्म। आज का मॉक टेस्ट बस इतना ही था, कोई होमवर्क नहीं है, ठीक है। मजे कीजिए, एंजॉय कीजिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।